पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज दो बातें करेंगे। बिहार में पुलिस के मुखिया आलोक कुमार और उनकी जगह पर नए मुखिया को लाकर के बिहार सरकार ने क्या संकेत दिया है। एक कार्यवाहक डीजीपी को क्या आगे एक्सटेंशन देकर के उसका पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया जाना चाहिए था, या फिर स्थितियां ऐसी थीं कि उनके विकल्प के तौर पर किसी और अफसर को लाना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर इतने मुकदमे, इतने मामले लादे जा रहे हैं कि वो बांग्लादेश लौट ना सके। बांग्लादेश के हालात आज की तारीख में कैसे हैं और वहाँ की यूनिट सरकार क्या वाकई शेख हसीना से डरी हुई है, इसको आज जानेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी को लेकर कई तरह के सवाल कई बार उठे और ऐसा लगता है कि इस तरह के बेहद अहम अपॉइंटमेंट में भी सरकार के अंदर सक्रिय ग्रुप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा कहने का कारण ये है कि आलोक कुमार जो बिहार में लगभग 3.5 महीने से डीजीपी थे, उनको हटाकर उनसे 2 साल जूनियर विनय कुमार को डीजीपी बना दिया गया है। ये ठीक है कि आलोक कुमार को एडहॉक बेसिस पर जिम्मा दिया गया था, यानी कि अल्पकालिक, लेकिन उनको स्थायी किया जा सकता था। अस्थायी नहीं करने के कारण दिख नहीं रहे। आप किसी भी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी से 3 कारणों से हटा सकते हैं। पहला ये कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। दूसरा ये कि अनुशासन स्थापित नियमों का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा। और तीसरा यह कि वह भ्रष्टाचार या किसी आपत्तिजनक आरोप के घेरे में हो और उस तरह के संकेत सबूत दिख रहे हैं। आलोक कुमार के साथ ऐसा कुछ देखा नहीं गया। अलबत्ता उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। हाँ, यह जरूर है कि शुरुआती 10 दिनों के भीतर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर के, लेकिन 10-15 दिनों के बाद हालात लगातार बदलते चले गए। कई इनकाउंटर्स हुए, पुलिस ने कई सख्त फैसले लिए और चाक चौबंद व्यवस्था देखी मानी जाने लगी और ये 3.5 महीने उनके ठीक ठाक कहे जाएंगे। इसमें अपराध में कमी आई। ऐसे में बाकी कार्यकाल वह डीजीपी के तौर पर पूरा करें, ऐसा होने में क्या दिक्कत थी। आलोक कुमार 10 अगस्त को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाए गए और 13 दिसंबर को उनको दायित्व से मुक्त कर दिया गया। इस सवाल को सामने रखने का कारण है बिहार की कानून व्यवस्था, और बिहार की कानून व्यवस्था ही बार बार बिहार की इमेज को देश में यानी कि राज्य के बाहर एक अलग तरह के सवालों में खड़ा करती है। बिहार की इमेज जिस तरीके से बिहार के बाहर बनती है, बनाई जाती है, उसमें पुलिस की सुस्ती, लापरवाही और कानून व्यवस्था का खराब होना सबसे अहम है। बाकी जितने भी सवाल हैं वो उसके बाद ही आकर के खड़ा होते हैं। अब सवाल कई हैं। उसका कारण कि पुलिस अफसरों को जिम्मेदारियां सौंपने में क्या राजनीति बहुत अंदर तक होती है? क्या राजनीति इसमें शामिल है? ऐसा कहा जाता है और आलोक राज के साथ जो हुआ उससे यह बात भी साफ होती है। लिहाजा इसकी असलियत जानना जरूरी है कि बिहार के डीजीपी की कमान जिस भी आदमी को दी जाती है वह सिर्फ अपनी योग्यता के बूते होता है या नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसकी नियुक्ति किस बात पर निर्भर करती है? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या जो पार्टी सत्ता में है उससे किसी बहुत ही प्रभावी गुट से जुड़ा हो, ये जरूरी है? ये कई तरह के सवाल हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार दोनों राज्यों के भीतर कई बार उत्तराखंड में भी सवालों के तौर पर आता है मामला। कोई मलाल नहीं है। 105 दिन की अवधि थी। मैंने पूरी ईमानदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया और मुझे खुशी है कि इस दौरान बिहार पुलिस का सर कभी भी कहीं भी नीचे नहीं हुआ। ये इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। नहीं, देखिए, ये बात अफसोस व्यक्त करने का नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके माध्यम से
अपने सभी कनीय पुलिस पदाधिकारियों को ये संदेश देना चाहता था कि उनका सहयोग मुझे मिला, जिसके कारण बिहार पुलिस की उपलब्धियां हुई। और मैं एक बार पुनः पुलिस मुख्यालय के और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस चर्चा के दायरे में अपने कुछ काबिल मेहमानों के पास जाने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं को देखने के बाद आपके मन में सवाल उठता है कि बिहार में कानून व्यवस्था का जिम्मा डीजीपी के माथे होता तो है, लेकिन सबसे काबिल व्यक्ति को यह कमान मिले ऐसा क्यों नहीं होता, या अक्सर क्यों नहीं होता। आलोक राज को क्यों हटाया गया, इसका कोई कारण नहीं है, और उनसे 2 साल जूनियर यानी कि 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार को डीजीपी बनाया गया, इसकी भी कोई साफ वजह आपको नहीं दिखती है। अलबत्ता एक कनेक्शन आप निकाल सकते हैं, और वो ये कि विनय कुमार भूमिहार हैं और केंद्रीय मंत्री जेडीयू नेता ललन सिंह भी भूमिहार हैं। तो ललन सिंह विनय कुमार को इस वजह से पसंद करते हैं, ये कहा जाता है। वैसे विजय चौधरी भी विनय कुमार के हक में रहे हैं और वे भी भूमिहार हैं। ललन सिंह और विजय चौधरी ये 2 ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद हैं, खासम खां से बहुत लंबे समय से साथी हैं, और इनकी बात को नीतीश कुमार नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो क्या इन दोनों नेताओं ने विनय कुमार का अपॉइंटमेंट करा करके बिहार की कानून व्यवस्था के लिए कोई बेहतर विकल्प चुना है? आलोक कुमार से बेहतर विनय कुमार हैं, या आलोक कुमार को आगे पूरा कार्यकाल करने देने के लिए कहा जाता तो वो गलत होता या फिर सही होता? इसमें जो दायरे में मसला है वो बिहार की कानून व्यवस्था का है, क्योंकि जो भी आदमी डीजीपी बनता है उसके ऊपर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का जिम्मा होता है। वरना विनय कुमार से ज्यादा तेज तर्रार और सीनियर 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं शुभा होतकर, उनको भी डीजीपी बनाया जा सकता था। एक तो वो महिला हैं जिनकी बेहतरी का परचम नीतीश कुमार लहराते रहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने ये किया, महिलाओं के लिए हमने वो किया, और बिहार सरकार ने आधी आबादी जो है बिहार की, उसकी खातिर देश के भीतर बेहतरीन काम किया है। तो यह क्रेडिट भी जाता कि नीतीश कुमार ने बिहार की पहली डीजीपी महिला को बनाया, अगर शोभा होतकर बन जाती तो। और दूसरा यह है कि वो दलित भी थी, तो दलित और महिला दोनों हो जाता, शोभा होतकर बन जाती। जाहिर है कि आलोक कुमार को आगे कार्यकाल नहीं देना, शोभा होतकर को नहीं बनाना, विनय कुमार को बनाना, इसमें सरकार है, उसके भीतर के अपने फैसले हैं, फैसले वाजिब भी होते हैं, गैर वाजिब भी होते हैं, लेकिन अंदर की राजनीति है। राजनीति को समझने और राजनीति का असर क्या प्रशासनिक फैसलों पर या प्रशासन के ऊपर भी पड़ता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ 2 वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं, संजय सहाय साहब पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, अशोक कुमार साहब आप फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तराखंड, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, जब कोई सरकार तय करती है डीजीपी या एक आदमी को आपने कार्यवाहक डीजीपी बनाया है, उसको आप स्थायी नहीं कर रहे, हालांकि वो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर है, तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? किस किस आधार पर आप किसी जूनियर आदमी को डीजीपी बना सकते हैं और सीनियर आदमी जो डीजीपी है कार्यवाहक, उसको कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं दे सकते हैं? कारण क्या होते हैं? सर आपका ऑडियो सर अनम्यूट नहीं है। जी, अभी आ रही है आवाज? आगे सर, आगे। देखिए, मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, किंतु जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट स्टेट्स के डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए एक व्यवस्था दी है। नंबर 1 ये है कि वो डीजी रैंक में, डीजी या एडीजी रैंक में आ चुके हो, यानी 30 साल की सेवा पूरी हो गई हो, 30 ईयर्स। नंबर 2 ये है कि फिर सीनियोरिटी से और मेरिट से, ठीक है, मान लिया 10 लोग हैं 30 इयर्स के पूरे करने वाले स्टेट में, तो सीनियोरिटी भी लगेगी और मेरिट भी लगेगी। पूरा बोर्ड बनता है यूपीएससी का। यूपीएससी विल मेक ए पैनल ऑफ 3 ऑफिसर्स, जी, ठीक है, जिसमें सीनियोरिटी की वैल्यू है, और अगर कोई उसमें से अनुपयुक्त पाया जाता है तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। इस तरह से 3 सीनियर मोस्ट बट मेरिटोरियस ऑल्सो, इन लोगों का पैनल यूपीएससी बना के स्टेट को भेजेगी, और इन 3 में से एक को चुनना राज्य सरकार का अधिकार है। ये व्यवस्था
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और तो आलोक आप राज ये खुद मानते मेरे- हैं कि एक नए डीजीपी की नियुक्ति में राज्य सरकार की तरफ से यूपीएससी के पास 3 नाम आए होंगे और उसमें से एक नाम पर राज्य सरकार ने सहमति जताई होगी केंद्र की मर्जी के साथ साथ? नहीं 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 नहीं, अभी आप गलत समझे। जी। राज्य सरकार को यूपीएससी के पास वो 3 सारे नाम। नाम भेजने पड़ेंगे, वो सारे नाम भेजने पड़ेंगे जिन्होंने भी राज्य में 30 साल की सेवा पूरी कर ली है। ठीक अच्छा, है, ठीक है। यानी कि बिहार जैसे स्टेट में कम से कम 10 लोग होंगे ऐसे, जी। ठीक है, जो डीजी और एडीजी रैंक में है। तो ये सारे नाम इनको भेजने पड़ेंगे, ठीक, यूपीएससी को। फिर यूपीएससी में पैनल बनेगा जिसमें 5 ऑफिसर रहते हैं, 4 से 5 यूपीएससी के मेंबर उसको चेयर करते हैं। वो पैनल इनमें से डिसाइड करेगी 3 नाम। हम्म। 3 नाम डिसाइड करेगी जो सीनियोरिटी से होंगे मोस्टली, और अगर कोई उनमें से नॉन मेरिटोरियस पाया जाता है, किसी पे आरोप है, कुछ और है, किसी का रिकॉर्ड खराब है, उनको छोड़ते हुए सीनियर मोस्ट 3 आदमी को यूपीएससी रिकमेंड करेगी। जी। हाँ, वो जो 3 नाम का पैनल राज्य सरकार के पास आएगा, फिर उसको राज्य सरकार 3 में से किसी एक को चुन सकती है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, क्योंकि पहले कभी ऐसा भी होता आया, सीनियोरिटी पे 14वें नंबर को बना दिया एक बार यूपी में। तो इससे वो उस तरह की वो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये है। जी, मैं आता हूँ सर, बहुत क्लैरिटी आपने दी है। संजय शाह जी, जैसा अशोक कुमार जी ने कहा है कि आप 30 साल तक की सेवा करने वाले जितने भी सीनियर और काबिल ऑफिसर हैं उनकी लिस्ट भेजते हैं यूपीएससी को। यूपीएससी एक पैनल के जरिए 5 लोगों का नाम तय करता है, उन 5 लोगों को राज्य सरकार को दोबारा भेजता है और फिर राज्य सरकार उन 5 नाम में से किसी 3, अशोक जी 3, 5 लोगों का पैनल 3 नाम तय करता है और उन 3 नाम में से एक नाम स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। अब सवाल ये है कि अगर 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर वहाँ हैं, फर्ज कीजिए आलोक कुमार, शोभा होतकर, वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, तो 10 नाम उनके समेत भेजा गया होगा और सीनियरिटी और योग्यता इन दोनों के आधार पर यूपीएससी ने 3 नाम भेजे होंगे। उनमें से एक विनय कुमार के नाम पर सहमति बनी होगी। आप ये मानकर चलते हैं, या फिर वाकई डीजीपी के अपॉइंटमेंट में पॉलिटिक्स हावी रहती है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा पॉलिटिक्स हावी रहती है नहीं रहती है। जो प्रैक्टिस चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ जी। और बिहार के बारे में ही शुरू करते हैं और हम लोग बड़ा खुल के ही बात करेंगे क्या चल रहा है। जी। अशोक कुमार जी ने बताया कि कैसे हुआ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2006 में, कैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो कन्वेंशनल मेथड जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का, चेक्स एंड बैलेंसेस को कैसे इस देश में खत्म किया जा रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा थोड़ी कर ले तो काफी उचित होगा। यूपी में डीजी ही नहीं देखा 2 साल से, तो कोई रेगुलर डीजी है ही नहीं वहां। अब हम बिहार पे आते हैं, उसके बाद हम काफी डिटेल्स में जिस भी स्टेट के बारे में आप बात करेंगे मैं बात करूंगा। हम बिहार पे आते हैं। बिहार में राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया था डीजी और आलोक राज को ही सुपरसीड करके। आप आलोक राज का नाम आलोक कुमार ले रहे हैं, उनका नाम आलोक राज है। आलोक राज, ठीक है सर। ठीक है, तो राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया। वो 1 साल 1.25 साल जितने दिन भी रहे, उनको फिर इच्छा नहीं थी वहां कंटिन्यू करने के लिए, वो सीआईएसएफ में चले गए। तो दैट इज हिज प्रेरोगेटिव एंड ही लेफ्ट फॉर दैट प्लेस। जब राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया था उस समय था इनको सुपरसीड किया गया। क्यों सुपरसीड किया गया? क्योंकि राजविंदर सिंह भट्टी इनसे अच्छे थे। कोई और ट्रैक रिकॉर्ड में कहीं भी कंपैरेटिव अब उनका अप्रेजल और सिस्टम पूरा 30-32 साल का देख ले तो कोई किसी ने नहीं बोला इस कारण से हुआ। ठीक है, वो हो गया। अब ये वापस जो है सीआईएसएफ चला गया। उसके बाद जो है फिर आया सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन के समय आलोक राज को सेलेक्ट किया गया। सेलेक्ट किया गया, इट इज नॉट एन एड हॉक अपॉइंटमेंट। सेलेक्ट किया गया इंचार्ज डीजीपी। इंचार्ज डीजीपी इसलिए सेलेक्ट किया जाता है कि जो यूपीएससी का प्रोसेस है वो पूरा करके फिर हम उसको रेगुलर डीजी बनाएंगे। यही इसके पीछे ये सोच है। अच्छा। कर्नाटका में भी हुआ, बहुत जगह होता है, हर जगह ये होता है। इंचार्ज डीजीपी आप इसलिए बनाते हैं कि उस समय इमीडिएटली आप रेगुलर डीजी नहीं बना सकते बिकॉज आपका क्लियरेंस नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूपीएससी का। तो आपने इनको इंचार्ज बनाया 103, 4, 5 दिन जितने भी हुए। तो इंचार्ज बनाने के समय ये बहुत ही उपयुक्त है। और 13 दिसंबर को ऐसा क्या हो गया कि अनुपयुक्त हो गई है। और मैं 1-2 न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखा, उसमें रूलिंग पार्टी इज नॉट हैप्पी विद द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। नीतीश कुमार जी 20 साल से चला रहा है ना। आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार का
ऐसा क्या हो गया 105 दिन में? और प्रोहिबिशन रिलेटेड केसेस तो हमने बहुत देखे हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि गया में बहुत कब एक्सीडेंट बहुत हुआ, कहाँ कब एक्सीडेंट हुआ। नब्ज पे आपने उसके उंगली बाद रखी है आलोक संजय जी। उसके बाद आलोक राज का नाम क्लियर हो गया है। जी आलोक राज, शोभा एंड जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया, तीनों का क्लियर हो गया है। जब तीन में जिसको आपको चाहिए, जिसको आपने इंचार्ज डीजीपी बनाया है, उसका जब नाम क्लियर हो गया तो फिर दूसरे पे जाने का कहां मुद्दा होता है? हम्म। अच्छा, और आप क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड और नॉन परफॉर्मेंस और ये सब, तो वेस्ट बंगाल का आप देख लीजिए, राजीव कुमार को शारदा स्कैम से जो भी। तो यहाँ अशोक जी, पे मैं रुक जाऊंगा, आगे संजय जी, आपने कुछ नहीं नहीं, सवाल आपने पूछना आपने इस चर्चा को वहां लाके खड़ा किया है जहां से आपने बिना कहे कई सवाल खड़ा किए हैं और फेंके हैं। अशोक जी, तीन चार चीजें जो अभी संजय जी कह रहे हैं। आपने एक आदमी को इंचार्ज डीजी बनाया है, एडहॉक बेसिस पे नहीं, इंचार्ज डीजी बनाया है, और वो ये कह रहे हैं कि जब आप इंचार्ज डीजी बनाते हैं तो बस आप इसलिए टाइम बाई करते हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली जाएं। बेसिकली आप डीजी ही अपॉइंट करते हैं। एक आदमी ने 105 दिनों में ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि उसके पहले जो डीजी दो रहे हैं, चाहे भट्टी साहब रहे हों या सिंघल साहब रहे हों, उनके कार्यकाल से खराब रहा है, और सरकार अचानक जो है अपने ही बनाया डीजी से नाराज होने लगे, सरकार के लोग नाराज होने लगे। ये कैसे हो सकता है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यह बताती हैं कि सिर्फ आलोक राज को हटाना नहीं गया है, बल्कि उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होगा जिसका नतीजा आलोक राज को हटा करके विनय कुमार को लाना है। देखिए, इनका सवाल तो वैलिड है कि जब उनको कार्यवाहक बनाया था तो अगर वो पैनल में आ गए थे तो बनाया जा सकता था, पर इस पे हमारी ओर से कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। आलोक राज अच्छे अधिकारी हैं, मेरे बैचमेट हैं, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इसके ऊपर। पर अदरवाइज जैसा संजय जी बोल रहे हैं कि वो तीन के पैनल में भी उनका नाम आ गया तो संभावना बनती थी उनके बनने की। बाकी तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। जी, एक सांसद हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, और संसद चल रही है तो पटना में कैंप किए हुए थे 3-4 दिनों से, और एक अलग तरह की तैयारी पटना के भीतर चल रही थी। चूंकि अंदर खाने की जो खबरें हैं उसी आधार पर मैं आप दोनों की जो मर्यादा है या दायरा है वो समझ रहा हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों के सामने चीज़ों को साफ साफ पहुंचा देना चाहता हूं, जो स्थितियां होती हैं उनको समझते और देखते हुए। मैं अगला सवाल करूं उससे पहले कुछ चीज़ें और रखना चाहता हूं। बिहार के इससे पहले के जो 2 डीजीपी हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब गुप्तेश्वर पांडे ने सितंबर 2020 में वीआरएस लिया, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लड़ने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, या दीगर बात है कि उनको टिकट नहीं मिला, और फिर उसके बाद वो संत बन गए और प्रवचन करते हैं। लेकिन उनके हटने के बाद से संजीव कुमार सिंघल, जिनको एसके सिंघल कहा जाता है, उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया, और दिसंबर 2020 में उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया। उनका 2 साल का कार्यकाल रहा, दिसंबर 2022 तक। जब वे डीजीपी थे तब भी विवाद चलते रहे, और जब रिटायर हुए तो उनको सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। भर्ती में पर्चा लीक का मामला आया, आंच सिंघल साहब तक गई, उनके खिलाफ संकेत थे, सरकार ने उन्हें भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया। आर्थिक अपराध इकाई ने विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपकी पकड़ पहुंच नीचे तक या ऊपर तक बराबर की है। अलबत्ता आज की तारीख में वे ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, भट्टी साहब अभी बता रहे थे संजय जी की उन्होंने रहना मुनासिब नहीं समझा और चले गए पैरामिलिट्री फोर्स में। लेकिन संजय जी, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था का जिम्मा उस आदमी के ऊपर होता है जो पुलिस महकमे का मुखिया होता है, डीजीपी होता है, और डीजीपी के साथ राज्य का जो आम आदमी है उम्मीद करता है कि मेरा डीजीपी सक्षम पुलिस अधिकारी होगा, ईमानदार होगा, वो कानून व्यवस्था के सारे चूले जानता होगा, जिनको टाइट करके रखेगा, और उसके होते हुए कम से कम वो सुरक्षित और महफूज महसूस करेगा। बिहार के हालात कमोबेश कभी सुधरते ही नहीं। So that expectation is from the government also, right? कि बिहार की जनता, बिहार के सरकार से उसकी कोई उम्मीद नहीं है, और जो एक डीजीपी बनेगा जो कि क्लियर किया हुआ रहेगा वहां के मुख्यमंत्री और वहां के सरकार का क्लियरेंस के बाद, तो वो सब कुछ उसी पे जाता है,
उसमें जाने के पहले मैं उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। उसमें जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट द रिप्लाई। सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में कभी भी प्रकाश सिंह केस के बाद 2006 में उसका वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी इंचार्ज डीजीपी को रेगुलराइज नहीं किया गया, ऐसा कोई केस है कि नहीं? आप जरा एक बार देख लीजिएगा तो आपको काफी कुछ उससे मतलब यू विल बी एबल टू फाइंड द थ्रेड्स। नहीं, आप संजय जी फिर एक इशारा दे रहे हैं। आप ये दे रहे हैं कि मैं इंचार्ज कोई इशारा नहीं डीजीपी, दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई भी इंचार्ज डीजीपी को नहीं रेगुलराइज किया गया, ऐसा कोई भी अगर केस है तो आप बताइएगा। मैं आपसे भी जवाब आपने नहीं अपने मांग रहा। सवाल में मुझे एक जवाब दे दिया है। आप अपने सवाल के जरिए कह रहे हैं कि कोई भी इंचार्ज डीजीपी रेगुलराइज किया जाता रहा है आज तक, सिवाय बिहार के इस केस के। मोटे तौर पर और भी होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है सर। आई एम नॉट गिविंग अब आई एम नॉट गिविंग यू मुझे भी फाइनल अपनी रिसर्च टीम से पूछना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ। लेकिन संजय जी, जैसा आपने कहा कि ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस ये है कि वो नाम आते हैं स्टेट से, यूपीएससी 3 नाम भेजती है, 3 नाम में से एक नाम को आप ओके करते हैं। सवाल ये है कि हम जिस आदमी को डीजीपी बनाते हैं, अगर उससे काबिल ऑफिसर्स, उससे सीनियर ऑफिसर्स लोगों की राय के आधार पर, मैं किसी निजी व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री की राय के आधार पर नहीं, जो पुलिस महकमे को समझ रहे हैं, देख रहे हैं लंबे समय से, उन लोगों की राय के आधार पर मानता हूं कि 3-4 विकल्प उससे बेहतर पड़े हुए हैं, फिर भी आपने वो विकल्प अपनाया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कोई भी न लोगों की राय आती है, आम जनता का जहां तक बात है, आम जनता में आज भी आपको बिहार में 50-60% लोग ये मिल जाएंगे जो कौन डीजीपी है वो नहीं जानते हैं, एसपी को या एसएचओ को वो जानते होंगे। दूसरा जो आप बोल रहे पुलिस महकमे में उनका क्या ओपिनियन है, ये तो कहीं भी इवेल्युएशन प्रोसेस में नहीं आता। इवेल्युएशन प्रोसेस में आप पूछेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उसके हिसाब से यूपीएससी में जाता है। 2 ही चीज होते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अप्रोवल कैसा है, और अगर आपके अगेंस्ट कुछ चीजें हैं नहीं, इंक्वायरी और थिंग्स ऑफ दैट नेचर, उसको आके वापस आ जाता है। और यहाँ जो आपका जो सिलेक्शन कमिटी है, इन देयर विजडम दे डिसाइड। और आपका विजडम, मेरा विजडम और अशोक जी का भी विजडम यही कहता है कि स्टेट में कौन डिसाइड करता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अशोक जी भी जानते हैं। जी, अशोक जी, एक सवाल मेरा आपसे है। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है, आईपीएस ऑफिसर को, कि डीजीपी नहीं बना करके उसके पूरे करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है या उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो क्या उसके पास सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का रास्ता रहता है क्या? अशोक जी। अच्छा। हेलो। जी अशोक जी। हेलो। मैं कह रहा हूँ रास्ता तो होता है, पर सरकार के खिलाफ कौन जाएगा? और सरकार के खिलाफ जाके, डीजीपी इतना महत्वपूर्ण फंक्शनरी है, अब सरकार के खिलाफ जाके फिर डीजीपी बन के करोगे क्या? ये तो भाई इसमें कोई मुझे तो कोई सेंस नहीं लगता। आपको तो सरकार के साथ रह के ही तो आपको काम करना पड़ेगा ना। कोर्ट जाने का मेरे को कोई औचित्य नजर नहीं आता। सर, आप दोनों लोगों से एक आखिरी सवाल है और मैं इन ब्रीफ पूछना चाहता हूं। डीजीपी के अपॉइंटमेंट में या डीजीपी लेवल के एडीजीपी वगैरह के अपॉइंटमेंट में काबिलियत कितनी और उस आदमी का अपना रसूख कितना? मेरे से पूछ रहा है? हाँ, पहले तो संजय जी आपसे। देखिए, जो उस लेवल पे आया उसके काबिलियत पे मैं और आप डाउट नहीं कर सकते। और वो उसी कार्डर में रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन किया है, तो उसका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उस हिसाब से वो वहां तक आया है। सो लीगली, टेक्निकली, प्रोफेशनली अगर वो सरकार, उसकी डिसिप्लिन अथॉरिटी, यूपीएससी, भारत सरकार में काम किया हुआ, कहाँ आपने किसी को कोई गलती अगर नहीं मिला, तो हम और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते इसमें काबिलियत है कि नहीं काबिलियत। गुड सो दैट्स गुड पॉइंट गुड। नंबर 1। उससे भी इंटरेस्टिंग और अच्छा है कि मान लीजिए मेरे में काबिलियत है, आप में काबिलियत है और अशोक कुमार में काबिलियत है। इन 3 काबिलियत में आपको चुनना है। ठीक है? इन 3 काबिलियत में एक काबिलियत आपको पसंद है। ठीक है। ठीक है, आप उस काबिलियत को आप बोल रहे हैं और उस काबिलियत को आप दिखाएंगे। आप कोई भी एक अपॉइंटमेंट सरकार का बता दीजिए जो कि सरकार ने बोला काबिलियत के बिना हमने लिया है,
और जो कि पेपर पे उसका काबिलियत डिस्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वो रोजमर्रे के काम उसका चालू होता है तो आपको दिख जाता है कि ये काबिलियत पे हो रहा है या नॉन काबिलियत पे हो रहा है। You might be the most eligible, most competent person in this world and still not deliver because of reasons known to you and because of the reasons known to the people who are handling you. अगर काबिलियत पे चलना होता पूरा देश, हाँ टेक्निकल इस पे, तो हमारा तो पुलिस प्रशासन कुछ और ही होता। और आप पुलिस की बात कर रहे हैं बिहार में, आप डेवलपमेंटल इंडेक्स पे देखिए ना, बिहार इज परमानेंटली लास्ट। नहीं, लेकिन सवाल ये है सर, देखिए बिहार के साथ कई तरह के सवाल हैं और उसमें बिहार में सत्ता में जो दल रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां जवाबदेहियां ज़्यादा रही हैं, कसूरवार गुनहगार वो ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई तरह के अपराध बिहार में हैं। शराब नहीं बिकती है फिर भी शराब का माफिया वहाँ काम करता है, वहाँ बालू माफिया है वो काम करता है, वहाँ लोकल ठर्रा बनाने वाला माफिया है वो भी काम करता है, अस्पतालों की हालत स्कूलों की हालत वैसी ही है। तो बिहार जब इस तरीके से लचर हालत में है उस समय कम से कम एक ऐसा महकमा होना चाहिए जो मिसाल गढ़ सके, लोगों के भीतर अपनी उम्मीद खड़ा कर सके, और ये गुंजाइश दिखती नहीं है। ये महकमा जो है ना वो इज अ पार्ट, उसी प्रशासन का ये भी एक पार्ट है। और जो पुलिस है ना दैट इज द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ लॉ, विजिबल आर्म ऑफ लॉ। वो लॉ क्या है, लॉ को एग्जीक्यूट कार्यान्वित कौन कर रहा है, लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है वहां की सरकार कर रही है विद द विच इज कॉल्ड एज द विल ऑफ द पीपल। वो विल ऑफ द पीपल सरकार कितना ट्रांसलेट करके अपने डीजी में और पुलिस महकमे में ट्रांसलेट कर पा रही है, दैट इज द चैलेंज। संजय जी, मोटे तौर पर आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अशोक जी आपके साथ भी। कम से कम आप दोनों ने अपने दायरे में रह करके जितनी चीज़ें महकमे के अंदर की हो सकती हैं वो आपने बताने समझाने की कोशिश की हैं। और बिहार में जो नए डीजी का अपॉइंटमेंट है, जाहिर तौर पर आलोक राज को हटा करके और एक नए डीजीपी को लाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और अभी संजय साहा जी कह रहे थे कि एक इंचार्ज डीजी को आपने रेगुलर नहीं किया है, यह भी अपने आप में अजूबा सा खेल है और मामला भी अजूबा ही है। लेकिन आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक्स सर, थैंक्स लॉट। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, जिसके सलाहकार कहिए या प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनका साथ दे रही जो पार्टियां